नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। द गैंगस्टर सागा के पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि स्कॉर्पियो जब आगे चली थी तो रुक सी गई थी। रोक लिया था दो बच्चों ने और फिर अमाल और कविशा को अपने साथ ले गए थे। ये एक कबीला था जो जगह जगह पर अपनी कला दिखाता है। एक नाटकीय रूपांतरण जैसे कह सकते हैं, एक दृश्य को दर्शाना, एक फीलिंग को दर्शाना, इसी तरीके का। तो ये वहाँ पड़ाव डाले हुए था जहाँ 5 गांव इकट्ठे हुआ करते थे। तो बस ये दोनों भी वहीं पहुँच गए थे। और फिर जब सनलाइट चली गई थी तो इस कबीले का वो परफॉर्मेंस, वो कला शुरू हुई थी जिसे देखने काफ़ी लोग आए हुए थे और देख रहे थे कविशा और अमाल भी। किस तरह वो नाटकीय रूपांतरण हुआ था ये आप लोग सभी ने लगभग सुना ही होगा। जिन्होंने नहीं सुना है वो जाकर सुन सकते हैं। तो ये जब सब कुछ पूरा हो गया था, वो आँखों से आँखों की बात पूरी हो गई थी, शिकायत हो गई थी, शिकायत पर गौर फरमा दिया गया था जो अक्सर लोग करते नहीं हैं। और यहाँ हैंड टू हैंड शिकायत को कबूला भी गया था और उस पर फिर साइन भी कर दिए गए थे। जब ये दोनों अपनी स्कॉर्पियो में बैठ के निकलने लगे थे तो कॉल आया था मॉम का अमाल के पास। रूह घर नहीं लौटी थी, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, जिस चीज़ ने हवेली के माहौल को गंभीर बना दिया था। तो यही पिछला एपिसोड था। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। रात हो गई थी लेकिन हवेली में किसी भी जन की आंखों में नींद तो छोड़िए, एक ठहराव भी नहीं था। जितने भी दास और दासियां थे हवेली के, सब परेशान थे। सब के सब की दिल की धड़कनें तेज चल रही थी। तो सोचिए, मॉम के दिल की धड़कनों का क्या होगा, उदय के दिल की धड़कनों का क्या होगा, और फिर अमाल और कविशा की धड़कनों का क्या होगा। तेज चल रही थी, स्कॉर्पियो तेज चल रही थी, साथ में अमाल के दिल की धड़कनें भी तेज चल रही थी। उसकी बेचैनी उसके सीने की कंपन से पता लगाई जा सकती थी, सीने की चाल से पता लगाई जा सकती थी कि कितनी जल्दी जल्दी इन्हेल कर रहा है। कविशा ने अमाल का एक हाथ अपने दोनों हाथों में थामा हुआ था और ड्राइविंग सीट के ठीक बगल में वो बैठी थी और बहुत करीब थी अमाल के, बहुत करीब। एक हाथ से अपनी स्कॉर्पियो के स्टीयरिंग को हैंडल कर रही थी कविशा। उदय को फ़ोन लगाया था उसने, ऐसे ही ड्राइव करते करते उदय से कुछ बातें कही। उदय ने जवाब दिया, मैंने कर लिया है बॉस, सब जगह कर लिया है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं से कुछ ना पता चले। हाँ उदय। जी बॉस, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ये कहकर अपने थोड़े से कांपते हाथों को ज़रा थामा था। उदय ने फ़ोन कट हो गया था। अमाल की आंखों में इतना आक्रोश कि जो हथेली स्टीयरिंग पर है उसकी पकड़ में उसका आक्रोश साफ साफ झलक रहा था। अमाल, कुछ नहीं होगा हमारी रूह को, मगर तुम इस तरह परेशान होगी तो मॉम को कौन संभालेगा, और ये सब सारी चीज़ें कौन देखेगा। अमाल। दिल घबरा रहा था कविशा का अमाल को इस तरह देखकर। अमाल की वो आक्रोश भरी निगाहें कविशा पर गई और कविशा की बेइंतहा मोहब्बत लिए आँखों में बंद आई। हाँ, हमारी रूह को कुछ भी कोई करने की सोच भी नहीं सकता। क्या उसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है जो वो अमाल कपूर की सिस्टर को ज़रा सी भी खरोंच लाए। तुमने ठीक कहा, मैं उसे जान से मार दूंगी जिसने मेरे दिल के टुकड़े को हाथ लगाने की कोशिश की, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। ये कहते हुए अपनी स्कॉर्पियो की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा दिया था अमाल ने। अरे जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, यहाँ मेरी सांसें डूबी जा रही हैं। माँ परेशान हो रही थी और प्रिया को जल्दी से घर से निकलने के लिए कह रही थी। वो तैयार थी, बस कदम वो घर से बाहर निकालने वाली थी। उदय प्रिया को पहले ही बता चुका था और ये दोनों अब एक ऑटो लिए हवेली की तरफ बढ़ने लगे थे। यहाँ एक बहुत बड़ी जगह थी जहाँ सिर्फ पेड़ थे और इन पेड़ों के बीच में एक घर था। घर जो पूरा कंक्रीट का नहीं था लेकिन काफ़ी बड़ा था, जिसमें एक कोने में उन दो संदिग्धों ने रूह को लाकर बांध दिया था। रूह बेहोश थी, उसे कोई होश नहीं था।
उन दोनों ने रूह के हाथ को उस कुर्सी पर बांध दिया था कपड़े से। और उन दोनों संदिग्धों ने एक दूसरे को देखा। एक दूसरे को देखकर अब उन दोनों ने अपने चेहरे का मास्क उतार दिया। मास्क उतारते ही एक ने आंखों से इशारा किया तो दूसरे वाले ने फ़ोन निकालकर किसी अनजान व्यक्ति को फ़ोन मिला दिया। हेलो, हम उसे यहाँ ले आए हैं, बांध दिया है उसे। उसे वैसे ही रखना, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक कोई कदम मत उठाना। हाँ ठीक है, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। और हाँ, उस लड़की को खरोच तक नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हें मालूम है ना, अमाल तुम दोनों को जान से मार देगी। हाँ, हमें अच्छे से मालूम है, फ़ोन रखते हैं। ये कहकर उन दोनों संदिग्धों में से जिसने कॉल किया था उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर उसने अपना फ़ोन खोला और फ़ोन खोलकर उसने वो सिम डिस्ट्रॉय कर दी। दिलों की धड़कनें तेज भाग रही थी। मॉम परेशान हो रही थी। मॉम ने न जाने किसको कॉल कर दिया था। इस गांव के जो सरपंच थे वो हवेली में आ चुके थे। सरपंच के जितने भी सूत्र थे उन सबको उन लोगों ने कॉल कर दिया था, काम पर लगा दिया था। लेकिन रूह का कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं। इतने में वो ऑटो आकर हवेली के सामने रुक गया और माँ जल्दी से ऑटो से निकलकर हवेली में बढ़ गई। दरबानों ने कोई ज़रूरत नहीं की थी उन्हें रोकने की, उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता था। प्रिया ने फट से उस ऑटो वाले को पैसे दिए और वो भी अपनी चादर को अपने कंधे पर लगाए अंदर चली गई। इनके कदम देखते ही देखते मोम के पास पहुँच गए। बहन जी क्या हुआ? पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ है। कुछ नहीं होगा, हमारी रूह को कुछ नहीं होगा। माँ ने आकर मोम की हथेलियों को थाम लिया था। प्रिया ने उदय को ढूंढा था। उदय हवेली के कोने में मिला था जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। धीरे से प्रिया ने जाकर उसके हाथों को थाम लिया और उदय की निगाहें प्रिया पर मुड़ गईं। कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उदय की निगाहें प्रिया की निगाहों में टकराईं, उदय की आंखें गीली हो गईं। इसी तरह ये वक्त आगे गया। मिनट्स घंटों में तब्दील होना शुरू हो गए। लोग जितने भी हवेली में मौजूद थे सब के सब बेचैन थे। सबकी भवें सिकुड़ी हुई थी, किसी की आंखें नम थी। मॉम ने अपना जीरा स्ट्रॉन्ग किया हुआ था। तभी स्कॉर्पियो तेज़ी से रफ्तार लेती है और अंदर की तरफ वो आ जाती है। रोक देती है अमाल तेज़ी से स्कॉर्पियो को और फट से उतर कर वो दौड़ कर अंदर जाती है और उसे मॉम दिखाई देती है। मॉम, वो सीधा मॉम को जाकर अपने सीने से लगा लेती है। कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा मॉम, आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। उदय! अपनी माँ को गले लगाए ही अमाल ने उदय को आवाज़ लगाई और उदय फ़ौरन से भी फ़ौरन अमाल के सामने हो गया। कविशा ने आकर फट से मॉम को थाम लिया था और अमाल अब मॉम से दूर हुई थी। उदय से कुछ बात की थी और दोनों स्कॉर्पियो में बैठकर कहीं निकल गए थे। रात गहरा चुकी थी। वो अमाल जिसकी गन पर थर थर कांपते हैं गैंगस्टर के बड़े बड़े गुंडे, उसकी बहन को छूने की आखिरकार ज़रूरत किसने कर ली थी? यही दिमाग में अपनी बातें लिए अपनी स्कॉर्पियो को स्पीड दे रही थी अमाल और फिर एक हवेली के सामने उसने अपनी स्कॉर्पियो को जाकर रोक दिया था। इस रास्ते के बीच उधर से अमाल ने न जाने कहाँ कहाँ कॉल लगवा दिया था, कहाँ कहाँ, और रूह का नंबर दिया था एक एजेंसी को जो एक खुफिया एजेंसी थी जो अमाल के कनेक्शन में थी। उसको फ़ोन नंबर दिया था रूह का कि पता लगाए कि रूह का फ़ोन किस किस तरफ गया है। लेकिन उस झील पर ही इन दो संदिग्धों ने रूह के फ़ोन को निकाल कर फेंक दिया था। उसके आगे उसकी लोकेशन दिख ही नहीं रही थी। इससे ये पता लग गया था कि रूह झील तक आई थी और झील के बाद ही उसके फ़ोन की लोकेशन ब्लर हो गई थी। अमाल धड़धड़ाते हुए उस हवेली में घुस गई। दरबानों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपनी गन निकालकर दरबानों के कदमों को पीछे कर दिया और उसके कदम अंदर की तरफ चले गए। तूने कुछ किया है? अगर तेरा हाथ है इसमें तो मैं तुझे जान से मार डालूँगी, बोल। वहाँ जाकर उसने एक आदमी का जो बड़े रुतबेकार था उसका गिरेबान थाम लिया था और अपनी गुस्सैल और लाल आँखों से उस आदमी से ये बात कही थी।
जब अमाल ने उस आदमी के गिरेबान को थामा तो उसके इर्द गिर्द जो उसके गुंडे थे वो अमाल की तरफ दौड़े थे। तभी उदय ने अपनी गन निकाल कर उन सबको वहीं जमा दिया था और ये कहा था, अगर एक कदम भी बढ़ाया तो तुम्हारे इस सरदार को यहीं ख़त्म कर दूंगा। तो उन लोगों को इशारा किया था उन्हीं के सरदार ने कि रुक जाओ, अपने कदमों को थाम लो वरना अमाल उसे जान से मार देगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी बहन किडनैप हो गई है, क्योंकि ये खबर आग की तरह गांव में फैल चुकी है। ये कहकर उस आदमी ने ज़रा सा झटका था अमाल के हाथ को अपने गिरेबान से। तूने नहीं किया तो किसने किया है? हाँ अमाल, ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारे बहुत से दुश्मन हैं, हाँ जानती हूँ मेरे दुश्मन हैं, लेकिन उनमें इतनी गरज नहीं है कि वो मेरी बहन को हाथ लगा सकें, मेरे जिगर के टुकड़े को छू सकें। मैं पूरे कुनबे को जला दूंगी उसके जिसने मेरी जान के वो हाथ लगाया है। जानता हूँ, मैं जानता हूँ, इसलिए तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। हाँ, लेकिन इसके पीछे मैं नहीं हूँ, तुम अपना टाइम ख़राब कर रही हो। उस आदमी ने ये कहा और उसकी आंखों में सच्चाई थी जो अमाल भाप गई थी। अमाल ने फट से अपने कदम वापस कर लिए थे। क्या हुआ बॉस? ये नहीं है वो उदय, ये नहीं है। चल मेरे साथ उदय। फिर से ये दोनों स्कॉर्पियो में बैठे थे और अब ये स्कॉर्पियो वो रास्ता पकड़ चुकी थी जहाँ अमाल पहले जा चुकी थी, जहाँ विनय के बड़े भाई ने इन दोनों को उससे मिलवाया था। गोल्ड हॉर्स के सरबराह से अमाल धड़धड़ाती हुई वहाँ भी पहुँच गई थी। वहाँ भी उसे रोका गया था, लेकिन फिर एक आदमी ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि ये अमाल है। तो फिर उसके लिए सारे दरवाजे ओपन हो गए। सीधा अमाल वहाँ पहुँची। क्या तुम्हारा हाथ है इसमें? वो फिर से उसी हॉल में बैठे हुए थे और मुड़ गए थे। नहीं, इसमें मेरा हाथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिसको मैं अपना ये गैंग सौंपना चाहता हूँ, जिसको मैं अपना ये पूरा एम्पायर सौंप देना चाहता हूँ, क्या मैं उसकी बहन को हाथ लगाने की कोशिश करूँगा? अपनी कपूर की बेटी को हाथ लगाने की कोशिश करूँगा? नहीं, ये मेरा काम नहीं है अमाल कपूर, ये मेरा काम नहीं है। तो फिर मेरी बहन को हाथ लगाने की ज़रूरत की किसने? क्योंकि इस गांव में कोई मायका लाल नहीं है जो मेरी हवेली की तरफ आँख उठा कर देखे। हाँ, यही तो मैं तुम्हें उस दिन समझाना चाहता था कि कोई तो है, कोई तो है जो तुम्हारे अपनों में है, कोई तो है जो तुम पर आँख उठाकर देख सकता है, क्योंकि तुम्हारी आँखें उस तक पहुँचेंगी नहीं। मैंने तुमसे कहा था अमाल कपूर कि जाकर अपने बाबा की चीज़ों को तराशो, लेकिन तुमने तुमने वो नहीं किया। देखा, देखा उसका नतीजा। अगर उस दिन तुमने मेरी बात मान ली होती तो उसका पर्दाफाश कब का हो गया होता। मैं नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसे भी नहीं जिसने मेरी जान को हाथ लगाने की कोशिश की, और उसे भी नहीं जिसने मेरे पापा को मुझसे दूर कर दिया। उसके सारे की सारी पुश्तों को मैं मिटा दूंगी, याद रखना मेरी बात को। ये कहकर अमाल मुड़ी थी। रुक जाओ। उस पुकार पर अमाल सिर्फ खड़ी हुई थी, मुड़कर उसे देखा नहीं था। वो रूह को हाथ लगाने की भी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अमाल कपूर क्या है। लेकिन हाँ, इंतज़ार करना होगा सिर्फ एक कॉल का, और वो कॉल ज़रूर आएगा। फिर हम रूह को ढूंढ लेंगे। उस आदमी ने इतना ही कहा और अमाल ने अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया। अपनी स्कॉर्पियो को बैठकर उसने अपनी स्कॉर्पियो को मोड़ लिया और फिर वो हवेली की तरफ बढ़ने लगी। बॉस, कौन हो सकता है? कौन हो सकता है जिसने हमारे जिगर के टुकड़े को हाथ लगाने की कोशिश की? मैं उसके हाथों को बाहर निकाल दूंगा। उदय यहाँ इमोशनल होता नजर आया था। अमाल की भीगी आंखें उदय पर गई थी। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। उसने ठीक कहा, हमें इंतज़ार करना होगा। थोड़ी ही देर में हवेली पर पहुंच गई थी वो स्कॉर्पियो, और अमाल ने दरवाज़ा ज़ोर से खोलकर ज़ोर से बंद किया था। कविशा दौड़कर अमाल के पास गई थी और उसके हाथों को थाम लिया था। अमाल की निगाहों में वो गहराई थी जो जो कविशा से कहना चाह रही थी कि उसे थाम ले। अमाल किसी के भी आगे कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी, लेकिन कविशा की छुअन ने, उसके स्पर्श ने उसकी आंखों पर से वो पर्दा हटा दिया जो दुनिया के लिए अमाल लगा लिया करती थी। कुछ नहीं होगा हमारी रूह को, कुछ नहीं होगा। अपनी आंखों में आंसुओं को थामते हुए अमाल ने मॉम की तरफ देखा। मॉम,
मजबूत थी और अपनी गर्दन को सीधा करने की कोशिश करते हुए वो सोफ़े पर बैठी थी। जाकर उनके घुटनों पर बैठ गई थी अमाल। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मॉम। मुझे नहीं जाना चाहिए था। मुझे अपनी अपनी बच्ची को अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं नहीं गई होती तो ये सब नहीं होता। नहीं, नहीं, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है अभी, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिसने भी मेरी बच्ची को हाथ लगाया, वो अपने हाथ देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा मॉम, नहीं रहेगा। मैं ये आपसे वादा करती हूँ। तभी मॉम के फ़ोन ने रिंग ले ली थी। एक अननोन नंबर था। स्क्रीन जगमगाई थी और सबकी निगाहें एक साथ उस फ़ोन पर पड़ी थी। मॉम ने फ़ोन उठाया था और स्पीकर पर डाल दिया था। जानता हूँ कि तुम्हारी हवेली में अफरा तफरी मची हुई है और ये भी जानता हूँ कि क्यों मची हुई है। और तुम भी ये जान गई होगी कि मैंने कॉल क्यों किया है, क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरे कब्ज़े में है। हाँ। ये सुनते ही अमाल के कानों में अंगारे आ गए। कविशा ने अपनी मुट्ठियों को थाम लिया, जैसे कविशा के सामने कोई आ गया तो उसे वही तलवार से वो गिरा देगी। उदय ने भी अपनी गन को ज़ोर से पकड़ लिया था। यहाँ वो गन बाहर नहीं निकाल सकता था। सब थे, प्रिया, माँ, सब। ये सारे सरपंच बैठे हुए थे। मुखिया ने भी अपना सोर्स लगाया हुआ था। वो यहाँ के पुलिस ऑफिसर को जानते थे। पुलिस ऑफिसर भी अपने काम पर लगे हुए थे, लेकिन कहीं से कोई सबूत हासिल नहीं हो रहा था। अगर कुछ हुआ था तो यही हुआ था। तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है और तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो वो ज़मीन से अपना नाम निकाल दो और इस गांव को छोड़कर चली जाओ। गोल्ड हॉर्स के आसपास भी तुम भटकनी नहीं चाहिए, क्योंकि गोल्ड हॉर्स मेरा है, सिर्फ मेरा। समझी तुम? इतना ही कहूँगा मैं तुमसे, और तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने होगी। अगर अपने जिगर के टुकड़े को सही सलामत चाहती हो तो जितनी भी दौलत, जितनी भी ज़मीन, जितना भी रुतबा तुम्हारे नाम पर है, सबको यहीं छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। तुम कौन हो? कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। मुझे पागल समझा है क्या जो मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा? हाँ, जो मैंने कहा है वो करो और अपनी बेटी को अपनी नज़रों के सामने देखो, वरना। इतना ही कहा था उसने कि फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। इसे मैं जान से मार दूंगी। अमाल के होंठ बुदबुदाए थे और दांत एक दूसरे से टकराए थे। उसकी मुट्ठियों ने ज़बर बंद किया था अपने आप को और फिर अमाल के कदम मुड़ गए थे। तभी अमाल का सेल फ़ोन बजा था। वो गोल्ड हॉर्स के सरबराह का कॉल था। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा हाथ इसमें नहीं, फिर तुम्हारा नाम यहाँ कैसे आया? अमाल ने पूछा। हाँ, क्योंकि वो मेरा नाम खींचना चाहता है। वो मेरे इस एम्पायर पर कब्जा करना चाहता है। और हाँ, हमें पता चल गया है कि रूह कहाँ है, तो चुपचाप वहाँ किसी से बताए बगैर विला में आ जाओ। चुपचाप अमाल ने फ़ोन कट कर दिया था और मुड़ी थी मॉम के पास। मॉम से कुछ नहीं कहा था और अपनी निगाहों में अपनी बात लिए उसने कविशा को देखा था, जैसे कविशा उसकी निगाहों को भांप गई थी, समझ गई थी, और उसने फट से मॉम को आके थाम लिया। अमाल ने अपनी गर्दन को नोट किया और उदय को अपनी आंखों से इशारा किया और ये दोनों फिर से स्कॉर्पियो में बैठे और वहीं उसी राह पर निकल गए। फिर से एक फ़ोन कॉल बजा। सतर्क रहना, बिल्कुल सतर्क, मैं आ रहा हूँ। ये कह के वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। अमाल की स्कॉर्पियो पहुँच गई बिला पर और उस सरबराह ने कुछ दिखाया, कुछ बताया। जिस नंबर से मॉम के फ़ोन पर फ़ोन आया था उस नंबर को ट्रैक कर लिया गया था। ये इन्फॉर्मेशन तो अमाल के फ़ोन पर चली ही गई थी, लेकिन गोल्ड हॉर्स की सरबराह के पास ये इन्फॉर्मेशन पहले ही आ गई थी। उसने पता लगा लिया था कि कहाँ से ये फ़ोन कॉल किया गया है और बस देरी नहीं की थी। वो सरबराह भी अमाल की स्कॉर्पियो में बैठे थे और फिर स्कॉर्पियो ने ज़रा राइट की तरफ घुमाव लिया था और बढ़ने लगी थी। स्पीड देखी जा सकती थी। अमाल बिल्कुल निडर थी इन सड़कों से। इन सड़कों पर वो अपनी स्कॉर्पियो को जैसे भगा रही थी और बस
उसकी स्कॉर्पियो एक जगह आकर रुक गई थी। बहुत सारे पेड़ों के बीच में एक घर जो सुनसान था। अमाल को ज़रा इशारा किया था उस गोल्ड हॉर्स की सरबराह ने कि सावधानी बरतना, अपनी अपनी गन को अपनी अपनी कमर में धंसाए उदय, वो सरबराह और अमाल आगे गए थे। सरबराह ने अपने गैंग को ये बता दिया था कि अभी कोई भी ख़तरा लगेगा तो तुम वहाँ पहुँच जाना। तो जितने भी गैंग मेंबर्स थे वो अपनी अपनी गाड़ी लिए इस जगह को घेर चुके थे, लेकिन काफ़ी दूरी तय किए हुए थे कि किसी को भी अंदाज़ा ना लगे कि यहाँ और भी लोग हैं इन तीनों के अलावा, अगर कोई इस पॉइंट तक पहुँच भी गया तो। अमाल ने अपने कदम धीरे धीरे आगे किए। उदय को एक झरोका दिखाई दिया, झरोके में से रूह दिखाई दी जो बेहोश पड़ी थी। उदय की आंखों से पानी निकल आया और उदय भाग कर अमाल कर पास गया। बॉस, हमारी रूह कहाँ है? रूह उधर। और ये तीनों इस तरफ बड़े थे। अमाल की निगाह अपनी रूह पर गई। उसके दिल में चैन आया। चलो, उसे देरी नहीं करनी चाहिए। अमाल ने ये कहकर अपने होंठ पीछे अपनी सांसों को थामा और फिर वो उस रूम की तरफ बढ़ गई। उसने एक ज़ोर से लात मारी जिससे वो दरवाज़ा टूटकर नीचे गिर गया और वो दोनों संदिग्ध खड़े हो गए। खिड़की के पास ही खड़े हो गए थे वो, और अमाल ने इन दोनों पर अपनी गन तान दी थी। उदय फट से रूह के पास गया था और रूह के बंधे हुए हाथों को खोल दिया था। उसे मसलने लगा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे रूह को इस हालत में देखकर। अमाल की निगाह भी रूह पर गई और उसकी आंखों ने एक आंसू टपकाया। अमाल ने अपनी गन की पैक से जो वार किया उन दोनों पर, बस वो वार करती चली गई, करती चली गई, करती चली गई। खून से लथपथ हो गए थे उन दोनों के चेहरे। गोल्ड हॉर्स के सरबराह ने भी एक को पकड़कर अच्छे से धो दिया था। बोल बोल, किसके कहने पर तूने ये किया है? बोल, वरना मैं तेरी जान निकाल दूंगी यहाँ। बोल। वो दोनों अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, तभी रूह की ज़बान से अमाल का नाम गूंज गया था। अमाल दौड़कर अपनी रूह के पास गई थी। उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के उसने उसके माथे को चूम लिया था और वो गोल्ड हॉर्स का सरबराह उन दोनों से पूछने लगा था। जिस चेयर पर रूह को इन दोनों ने बांधा था उसी के ठीक सामने वो खुद बैठे हुए थे, दो चेयर्स पर। उन दोनों चेयर्स पर उस गोल्ड हॉर्स के सरबराह ने उन दोनों को बिठा दिया था और पूछने लगा था अपनी गन पॉइंट पर। तभी एक गोली की आवाज़ हुई और उनमें से एक वहीं मर गया। दूसरी गोली आई और दूसरे के दिमाग पर लगकर उसे भी वहीं ख़त्म कर गई। उदय, वहाँ! अमाल ने अपनी एक हाथ से इशारा किया उसी तरफ जिस तरफ से गोली चली थी। उदय भागा, उसके पीछे वो सरबराह भी भागा और उसने अपनी गैंग के मेंबर्स को एक्टिव कर दिया और देखा कि एक गाड़ी यहाँ से दूर जाने लगी थी, दूर भागने लगी थी। उदय ने स्कॉर्पियो को खोलकर जाने की कोशिश की, लेकिन उस गोल्ड हॉर्स के सरबराह ने उसे थाम लिया। डोंट वरी, हमारे लोग बाहर हैं। उदय और वो वापस अमाल के पास आए थे तो देखा अमाल अपनी रूह को गोद में उठाए आगे बढ़ रही है। उदय, चेक कर इन दोनों को। उदय ने जाकर इन दोनों को टटोला। उन दोनों के पास से इनका फ़ोन मिला, फ़ोन और गन्स, उसके अलावा कुछ नहीं। उदय भी आकर स्कॉर्पियो में बैठा और वो गोल्ड हॉर्स का सरबराह, उसने स्कॉर्पियो का दरवाज़ा बंद किया। याद रखना अमाल, जो मैंने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। कपूर के स्टफ़ को ढूंढो उसकी चीज़ों को। उसकी चीज़ों में ही छुपा है उसका नाम। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उस तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन तुम उस तक पहुंच सकती हो। ढूंढो, जाओ जल्दी। फट से अमाल ने उदय को स्कॉर्पियो स्टार्ट करने का इशारा किया और उदय ने उसके इशारे को ज़रा भी देर नहीं लगाई फॉलो करने में। फट से स्कॉर्पियो को रास्ते पर लगा दिया। बच्चा, आंखें खोलो, आंखें खोल मेरा बच्चा। ये कहते हुए अमाल ने अपनी रूह के चेहरे को अपने सीने में दबोच लिया। जल्दी कर उदय, जल्दी कर। उदय से जल्दी कहने को कहा अमाल ने और अपना फ़ोन निकाल कर कविशा को मिला दिया। कविशा ने एक रिंग में फ़ोन उठाकर कान पर लगा लिया। क्या हुआ अमाल? रूह मेरे पास है। एक लंबी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली थी कविशा ने। हमारी रूह ठीक तो है ना? आँख बंद करते हुए ही पूछा कविशा ने। कविशा अब रोने लगी थी। हाँ, वो ठीक है,
मॉम का ख्याल रखना, माँ का भी। हाँ, क्या सब ठीक है? तुम जल्दी लेकर आओ। हाँ, बस बस हम पहुँच रहे हैं। ये कहकर अमाल ने फ़ोन अपने कान से हटा दिया था और फिर से रूह के माथे को चूम लिया था। स्कॉर्पियो हवेली में पहुँच गई थी और अपनी रूह को अपनी बाहों में उठाए अंदर बढ़ी थी अमाल। आ गई रूह, आ गई। काका ज़रा जल्दी आते हैं अमाल के पास। मॉम ने देखा रूह को तो वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। मेरा बच्चा, किसने किया ये? किसने किया? बताऊंगी मॉम, ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी पहले हाँ, रूह को, मेरे बच्चे को रूम में लेके चल। अमाल ने अपनी गोद में उठाए हुए अपने कदमों को सीढ़ियों पर कर दिया था। रूह के बेड पर उसे ले जाकर लिटा दिया था। तब तक इस गांव के चिकित्सक यानी कि कविशा के काका वो पहुंच गए थे और उन्होंने रूह को चेक किया था। कोई दवा पिलाई गई है बच्ची को बेहोश करने के लिए। क्या? हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने दे दी है दवा। उसका असर सुबह तक ख़त्म हो जाएगा। काका ने ये कहा था और काका को घर छुड़वा दिया था अमाल ने उदय के द्वारा। सब लोग अब मॉम से बात करते हुए अपने अपने घर चले गए थे। कुछ नहीं होगा बहन जी, अब तो हमारी बच्ची हमारे घर आ गई है ना। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा, काका के शब्द थे ये। काका को ज़रा देखा था मॉम ने। कविशा रूह के पास थी, उसके माथे को सहला रही थी और अमाल दूर खड़ी अपनी रूह को देख रही थी। जाओ, अब आप लोग आराम कर लो। मॉम ने सभी को कहा था। समधन जी, आप भी जाइए। प्रिया बेटा, माँ को लेकर जाओ। जी। माँ का हाथ पकड़ा था प्रिया ने और लेकर वो उसी रूम की तरफ बढ़ गई थी जिस रूम में वो पहले ठहरे थे। नहीं नहीं मॉम, आप जाकर आराम करिए, चलिए। कविशा ने मॉम का हाथ थामा। नहीं बेटा, मैं अपनी बच्ची को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। सोने की जगह है ना, मैं सो जाऊंगी यहीं। अमाल, कविशा को लेकर जा। जी मॉम। अमाल ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया अपनी मॉम से। आदेश दिया मॉम ने और उनका आदेश यहीं पूर्ण हुआ। कविशा को इशारा किया अमाल ने अपने रूम में चलने का और कविशा चल पड़ी थी। अमाल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी तो उसके 2 कदम पीछे कविशा। अमाल अपने रूम में पहुंच गई थी और आगे चलती चली गई थी न जाने क्या सोचकर। और फिर कविशा अपने रूम में आई थी और दरवाज़ा बंद कर दिया था। दौड़कर वो अमाल को गले लगा चुकी थी। अगर आज मेरी जान को कुछ हो गया होता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करती। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करती, कभी नहीं। घूम कर कविशा ने जाकर अमाल को अपने सीने से लगा लिया था और बेड पर उसे बिठाकर उसके चेहरे को अपने सीने में दबोच लिया था। अमाल रो रही थी, उसके आंसू उसकी आंखों से जार जार हो रहे थे। मेरी मेरी बच्ची को हाथ लगाने की जरूरत कैसे की उन लोगों ने? वो मेरी जान है, मेरी बच्ची है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी कभी। जिसने मेरी बच्चे को हाथ लगाने की सोची भी, जान से मार दूंगी उसे। हाँ, ज़रूर मार देंगे, ज़रूर मार देंगे। जो हाल अमाल के दिल का था वही हाल कविशा के दिल का भी था। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रोते रहे थे। थोड़ी देर के बाद कविशा ने अमाल के चेहरे को फूलों सा थामा और ऊपर की तरफ उठाया। उसकी दोनों आँखों को साफ कर दिया, आँखों पर अपने होंठ रखकर उन्हें ठंडक दी, उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए और फिर बस, अब नहीं, नहाना है। हाँ, नहाना है। उसकी आँखें, उसकी पलकें भारी लग रही थी उसे, इसीलिए कविशा ने भाप कर कहा था, चलो। ये कहकर कविशा ने अमाल का हाथ थामा था और उसे पकड़े हुए ही वो आगे चलने लगी थी बाथरूम की तरफ। तो बस आप वापस लौटिए अपनी जगह, कहाँ खो जाते हैं भाई। आज का एपिसोड पूरा हो चुका है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, ये ज़रूर बताइएगा। और जो इस तरह आप खो जाते हैं, अच्छा लगता है, खोते रहिए, डूबते रहिए,
लेकिन इतना भी मत डूब जाइए कि लाइक और शेयर करना भूल जाइए, सब्सक्राइब करना भूल जाइए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सख्त सख्त प्रणाम। हाँ हाँ, मुस्कुराइए, किसने रोका है आपके लोगों को मुस्कुराने के लिए ही। तो बस जब तक आप ये कोशिश करते हैं कि मुस्कुराते हैं, आँखों को पोंछते हैं अपने दुपट्टे, अपने रुमाल या फिर किसी भी चीज़ से, जो बगल में बैठा है उसकी टी-शर्ट से ही पोंछ दीजिए। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।